कई बार उनको भाजपा ने मौका दिया, भाजपा ने उन्हें अच्छा खासा समय दिया कि वो अगर है तो दिखा दीजिए ताकत, दिखाइए क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने इतना बौना कर दिया इनको बिहार में कि ये एक भी बड़ा फैसला नहीं ले पाए। खासतौर पर कन्हैया सिंह ने तो कहा दिया था कि भगवान बदला नहीं जाता है बार बार, इष्ट देव एक ही होता है। मैं आरसीपी से प्रभावित हो मान चुका हूं तो मान चुका कीजिए। कन्हैया सिंह स्पष्ट करस जी, अमित सिंह स्पष्ट करस कि आपने तो भगवान मान लिया, भगवान आपको छोड़ के चले गए। और ये जानते हुए ये बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने के बावजूद नीतीश को रोकने में भाजपा असफल रही। का मैं बहुत सॉफ्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे लगता है इन्होंने अपने लोगों को धोखा दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं। एक ही खबर को स्ट्रेचर पर रखकर अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे संपादक डॉक्टर मनन मिश्रा। आज आरसीपी सिंह ने अंततः भाजपा ज्वाइन कर लिया। उनको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि आरसीपी सिंह बीजेपी की नजदीकी की वजह से उनको जेडीयू का दामन छोड़ना पड़ा। कहा जा रहा था कि उनको मंत्री फिर से बनाया जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अचानक वो खबरों से गायब हो गए, जिसके बाद लगा कि क्या बीजेपी उनको भाव नहीं दे रही है। हालांकि आज अंततः जो है वो भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन कई तरह की बातें उनको लेकर चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का बाल बांका भी नहीं कर पाया। कहा जाता है कि भाजपा उनको महाराष्ट्र की तरह शिंदे बनाना चाहती थी, लेकिन आरसीपी सिंह जो है उस काम में नाकाम हुए। हम आरसीपी सिंह को लेकर अलग अलग मसलों पर अपना संपादक महोदय से जानना चाहेंगे। खबरें चल रही है, पहले आज आरसीपी सिंह ने ज्वाइन कर लिया सर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का बाल बांका भी नहीं कर पाए। क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का बाल बांका भी नहीं कर पाए आरसीपी सिंह? पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था, आपको याद होगा, मेरे पास कई इनपुट्स थे। मुझे पता था कि उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात करने जा रहे हैं अमित शाह से, और उसी दौरान भाजपा ज्वाइन करने की खबर भी आई थी 19-20 तारीख को आरसीपी सिंह की भी। आरसीपी सिंह काफ़ी दिनों से मौजूद भी थे दिल्ली में। आपको याद होगा हमने उनका इंटरव्यू, उनसे बात करने की कोशिश भी की। चूँकि उनकी बात नहीं बन पाई थी तो उन्होंने इस तरह की किसी मुलाकात से इनकार कर दिया था। उनके लोगों से भी मैंने बातचीत की, मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर मामला फंस कहाँ रहा है, क्योंकि 18 को बात हुआ था कि आज हो जाएगा, 19 को हुआ कि आज होंगे ज्वाइन, 20 को हुआ कि आज ज्वाइन करेंगे, 21 को भी यही खबर आई। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। बाद में आपने देखा कि हमने खबर चलाई और मैंने उस खबर में साफ तौर पर यह बात कही थी कि चलिए अब इस खबर के माध्यम से ही आप पर दबाव पड़ जाएगा कि आप जल्द से जल्द भाजपा के साथ अनसुलझे पहलुओं को सुलझाकर भाजपा ज्वाइन कर लें, या राजनीति से संन्यास लेकर घर वापसी कर लें नीतीश कुमार के साथ। यही 2-3 ऑप्शन आपके पास है। ऑब्वियसली इनका रास्ता खुला हुआ था नीतीश कुमार के साथ वापसी का भी, भले ही इनके लोग लगातार बोलते रहे कि नहीं नहीं नहीं, बातें हो रही थी। नीतीश भी मतलब पुरानी जो थी अदावत उसको भूलना चाहते थे, लेकिन इनके लिए घर वापसी के बाद और कोई रास्ता बचता नहीं। मतलब उसके बाद और मतलब इनका कद छोटा हो जाता। आज जो हाल अशोक चौधरी का हो रखा है, जिस पार्टी में भौकाल था वहां जाकर के दब के रहते, कभी मैनेजर, अब चपरासी, ये वाला रोल इनको पसंद नहीं था। जानते थे कि ललन सिंह कहीं ना कहीं से इनको काट-छाट करबे करेंगे। एक और बात है कि मतलब दिल्ली के रहने के दौरान जब उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात कर लेते हैं, अमित शाह की तो तस्वीरें वायरल रहती हैं, तब मैंने और दबाव इन पर बढ़ा दिया था। आपको याद होगा कि ये जल्दी जल्दी स्पष्ट कर अपनी स्थिति, और अगर दिल्ली में नहीं मौजूद है तो ये बताएं कि नहीं मौजूद है। इनकी मुलाकात भी कई नेताओं से हुई थी, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया था, क्योंकि जो शर्तें इनकी थी उन शर्तों पर भाजपा शायद अग्रीड नहीं थी। जो कुछ शर्तें इनकी थी उनमें से आपको मैंने बताया भी था कि एक राज्यसभा की सीट खाली हो रही थी, उस पर ये चाह रहे थे कि इनको भेजा जाए। भाजपा का साफ कहना था कि आपको चुनाव लड़ना होगा। इन्होंने अपने कुछ लोगों के लिए भी भाजपा में संभावनाएं तलाश करने की कोशिश की। भाजपा ने मतलब पूर्व में ही कोई वायदा करने को लेकर, टिकट को लेकर साफ मना कर दिया। अब जैसे हैं वैसे आइए, एज इट इज आइए जैसे हैं, ये शर्त थी भाजपा की। एक और बड़ी बात हुई कि जब हम वापस आए तो आपको याद होगा मैंने ये दावा किया कि चूँकि अब पटना में हैं हम, तो दिल्ली में एग्जैक्टली जो हो रहा है वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इनके करीबी लोग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। एक मंच पर ये और अजय आलोक आपको नजर आए थे। अजय आलोक इनके पहले भाजपा ज्वाइन कर गए।
आपको ये भी बता दें कि 3 दिन पहले सुहेली मेहता के भाजपा ज्वाइन करने की खबर भी हमने चलाई थी, जदयू से जो बहुत ही थी। एक और खबर हमने लगातार 2 खबरें हमने चलाई थी। एक कि आने वाले 10 से 18 तारीख के बीच में वो ज्वाइन करने जा रहे हैं भाजपा, याद होगा आपको जी। मैंने कंफर्म कर दिया था, चर्चा हुई, मैंने ये बात कह दी थी कि या तो घर वापसी करेंगे या शर्त जो भाजपा की है उसको थोड़ा सा, अपनी जो शर्त भाजपा के समक्ष रखा गया उसको ढीली करके ये भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। अब इस खबर के बाद एक और नैतिक दबाव इन पर पड़ा। जो लोग इनके साथ मौजूद थे वो भी कौतूहल में थे। आपको याद होगा कन्हैया सिंह के इंटरव्यू में, जिसमें मैंने, ये तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने कन्हैया सिंह को पकड़ा। कन्हैया सिंह इनके नंबर 2 हैं। जब मैंने उनको पकड़ा और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या आरसीपी सिंह घर वापसी करेंगे या भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था, बहुत इन्फॉर्मेशन तो रोक लिए हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है, पॉसिबली वो दिल्ली चले गए हैं और जल्दी ही कुछ फैसला आ सकता है। और ये लगभग तय हो गया था कि वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल रात में खबर आई कि मतलब आनंद फानंद में दिल्ली गए हैं और ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बाद सुहेली मेहता आज ज्वाइन करने वाली थी, इनके बाद जो इनकी से जुड़कर आई थी वो आज ज्वाइन करने वाली थी। तो लगातार ये मैसेजेस, उपेंद्र कुशवाहा का मिलना, अजय आलोक का जाना, अब सुहेली मेहता चली जाएंगी, तो बचेगा क्या? इनके साथ एक बहुत बड़ा जत्था राजपूतों का इनके साथ आया था, जिसको कंपनसेट करने के लिए आज भी राजपूतों को लगातार उनका परेड कराती है जदयू। नाम याद रखिए। आपने देखा था कि हालांकि और भी जातियों के लोग आए थे, ये मत समझिए कि मतलब मैं किसी जाति के लोगों को मैंने यहाँ छोटा कर रहा हूँ, लेकिन मुख्यतः जो सामने लोग दिखे, आपने देखा कि अक्सर कन्हैया सिंह लगातार मुखर होकर दिखे। हर जगह के बड़े शिक्षाविद हैं, लगातार आरसीपी सिंह से प्रभावित रहे, आरसीपी सिंह को लेकर शुरू से ही उनके कार्यक्रमों को लेकर ये एक्टिव रहे, हर जगह उन आरसीपी सिंह के साथ गए। फिर आपने अमित सिंह का सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत तगड़ा रहा, लगातार आरसीपी सिंह को डिफेंड करते रहे। पार्टी का जो, पार्टी तो नहीं बनी, लेकिन जो एक वर्चुअल संगठन बना उसका हमेशा वो डिफेंड करते रहे, आवाज रहे। उसके बाद आपने देखा कि जितेंद्र नीरज नाम के एक व्यक्ति भी राजपूत समाज से आते हैं, वो भी लगातार जुड़े रहे। कालांतर में हमने देखा जितेंद्र नीरज थोड़ा सा धीरे से अलग हुए। फिर छपरा के एक नेता हैं, वो लगातार इनके साथ मौजूद रहे, कोई महतो जी नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ। उसके अलावा आपने देखा होगा कि और भी कई लोग लगातार इनसे जुड़े हुए थे। दिल्ली में आशीष निराला हैं जो लगातार इनके साथ परछाई की तरह मौजूद रहते हैं। फिर पटना में कई नेता हैं, पटेल समाज के कुछ युवा हैं जो लगातार इनके साथ रहते हैं। लौह कुश समाज के कई नेता इनके साथ रहे। कई जगहों पर संगठन से लोग टूट कर इनके पास आए, लेकिन आज जब ये ज्वाइन करने गए तो ये बिल्कुल अकेले ज्वाइन करने गए। सवाल बहुत सारे होते हैं खड़े, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो फिर ये सारा ड्रामा हुआ क्यों? क्यों आरसीपी सिंह इतना कुछ झेले? आरसीपी सिंह पर क्या दबाव, क्या आरोप लगा था? जदयू ने क्या आरोप लगाया था? जमीन घोटाले का, मतलब जो आरोप राजनीतिक, जमीन घोटाले का तो बहुत आरोप लगाया, राजनीतिक आरोप क्या लगाया? शिंदे बनाने की तैयारी थी इनको, पार्टी में टूट करने वाले थे। ये बात पकड़ ली गई थी। आरसीपी सिंह के पास कितना समय मिला पार्टी से हटने के बाद? इतने दिन तक में उन्होंने क्या किया? कई बार उनको भाजपा ने मौका दिया, भाजपा ने उन्हें अच्छा खासा समय दिया कि वो अगर है तो दिखा दीजिए ताकत, दिखाइए क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने इतना बौना कर दिया इनको बिहार में कि ये एक भी बड़ा फैसला नहीं ले पाए। नीतीश के घर में कभी 50 कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर के तोड़ के ले आए, कभी अपने ही मैंने, चूंकि नालंदा इनका भी है और उस क्षेत्र में कभी घुसे तो वहां तोड़ के ले आए, कभी श्रवण कुमार के क्षेत्र से लोगों को तोड़ के ले आए, लेकिन एक भी बड़ा चेहरा का विकेट गिराने में सफल हुए क्या? उल्टा इनके आसपास के लोगों का विकेट कितना गिरा ये जान लीजिए। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इन्हीं के बनाए हुए हैं। इस वक्त बगावत का कितना बोल रहे हैं इनके खिलाफ। आप देखिए कि पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जो थे वो इनके आगे पीछे रहते थे। पटना में पोस्टर पार्ट दिया था उन्होंने जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो बाद में सपोर्ट करने भी गए थे जब ऊंच नीच हुई थी तो, लेकिन ललन सिंह ने सबको तोड़ दिया। धीरे धीरे आरसीपी सिंह का कद काफी गिरा। अब तो इन्हें मेहरबान होना चाहिए कि भाजपा ने इनको स्थान दे दिया, इनके रिटायरमेंट प्लान का व्यवस्था कर दिया। ये बार बार कहते हैं कि नीतीश पीएम है, पीएम थे और पीएम रहेंगे, पलटू मार। तो
तो आप तो नीतीश कुमार के साथ रहे इतने दिनों तक, तो आप भी तो कुछ उनकी जो कहा सकता है कि खूबियों को जरूर ग्रसित कर लिए होंगे। और अब यहाँ से कई सवाल और भी खड़े होते हैं। देखिए नीतीश तो मतलब अपने हिसाब से देशव्यापी जो है उनका वो एकजुटता विपक्ष को करने निकल चुके हैं। अब आरसीपी सिंह का रोल क्या होगा? कल ही आपको याद होगा हमने एक खबर चलाई थी पंचनामा में, अगर आपको याद हो तो ये बात अच्छे से याद होगी कि 3 भाइयों को नीतीश के भाजपा ने तोड़ लिया। मैंने कह दिया था तोड़ दिया। उसमें आरसीपी सिंह, पृथ्वी माली और उपेंद्र कुशवाहा थे। आरसीपी सिंह तो आज हो ली भाजपा के साथ। अब आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा की रणनीतियां क्या हो सकती हैं? देखिए एक बड़ी रणनीति भाजपा की है कि कुशल संगठन करता है, वो संगठन अच्छा बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी देते हैं लोगों को, एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो ये वाला उनका स्किल जो है वो भले ही राजनीति में सॉफ्ट स्किल कहा जाएगा लेकिन बहुत उपयोगी है। जो संगठन उन्होंने बनाकर दिया उसके बराबर का संगठन आज तक भाजपा जदयू नहीं बना पाई। जितने प्रकोष्ठ और इकाइयां उन्होंने बनाई उन्हें आज तक नहीं बना पाई, उन्हें कंपनसेट नहीं कर पाई जदयू। आज भी कई लोग उनके वहां काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि आरसीपी सिंह जो फैसला लेने में कमी जो करते हैं स्पष्ट नहीं है, इसकी वजह से संशय बना और जो लोग इनके साथ थे इनके कारवां में वो धीरे धीरे इनसे खिसकते गए। लेकिन बहुत बड़ा झटका तो इन्होंने अपने सबसे करीबियों को दे दिया। मैं नहीं जानता हूं कि किस परिस्थिति में क्या हुआ है, लेकिन ये आप तय मान लीजिए कि पिछले महीने इनका अकेले ज्वाइन करने का प्लान नहीं था। इनके साथ 7-8 लोग इनके मुख्य जो कमेटी इनकी है, जो इनके आसपास का सपोर्ट वर्ग है, जिन लोगों का नाम कुछ लोगों का मैंने लिया, ये सब इनके साथ ज्वाइन करने वाले थे दिल्ली में। लेकिन अंतिम समय में कहीं ना कहीं इन्होंने सबको झटका दे दिया। झटका मैं बहुत सॉफ्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे लगता है इन्होंने अपने लोगों को धोखा दे दिया। जब ये जदयू से भाजपा में गए तो इस बीच इनका एक बड़ा समय अवसान में बीता, ना इधर के ना उधर के। प्रयास कर रहे हैं, भाजपा को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयासों में वो इंटेंसिटी नहीं है, आप रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, आप दीवार केवल ढकेल रहे थे। और नीतीश कुमार के सामने आपका कद इतना छोटा था क्योंकि आप एक तो उन्हीं की जातीय समीकरण से आते हैं, आप नीतीश के ही जाति से आते हैं, नीतीश कुमार से बड़ा उस जाति में नेता है नहीं। असंभव है कि कोई नीतीश कुमार को चैलेंज कर दे कि हम आपका वोट काट लेंगे। लेकिन नालंदा में लगातार मौजूद रहना आरसीपी सिंह का क्या साबित करता है? नीतीश कुमार के नालंदा के सांसद का कहिए कहना कि हम छोड़ रहे हैं सीट को, नीतीश कुमार यहाँ से लड़ सकते हैं, क्या कहता है? भाजपा की रणनीति बहुत पहले से ही सटीक इस मामले में थी और उसी रणनीति का हिस्सा आरसीपी सिंह थे। भाजपा जानती थी कि नालंदा में यदि 2 भाई आपस में भिड़ जाए तो कम से कम नीतीश कुमार यहीं घेरा जाएंगे, नीतीश का ध्यान पूरा नालंदा में ही फंस जाएगा। भाजपा नालंदा और मोकामा 2 जगहों पर उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इन्हीं दोनों में से एक जगह पर उनको चुनना होगा और लड़ना होगा, और नीतीश से सीधे सीधे लड़ाई लड़नी होगी। तब इनको सदनों में जाना होगा, तब और संभावनाएं बनती हैं कि मंत्री बनेंगे कि क्या करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कहीं ना कहीं आज आरसीपी सिंह जब गए हैं भाजपा में तो नहीं जाते समय वो फूल लेके जाया जाता है, कुछ मिठाई लेके जाया जाता है, ये बिल्कुल खाली हाथ गए हैं। इनको जब पहली जिम्मेदारी मिली थी तो जदयू के विधायकों को तोड़ने की जिम्मेदारी मिली थी। खुद इन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी कि हम जदयू के विधायकों को तोड़ेंगे, लेके आएंगे, सिंधे बनेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, मंत्रिमंडल में फिर चले जाएंगे। इसमें पूरी तरीके से विफल रहे। सांसदों का भी एक बड़ा समूह जिनको टिकट इन्होंने दिया था वो भी इनके संपर्क में काफी दिन तक रहा, लेकिन स्पष्ट तौर पे फैसला नहीं ले पाने की वजह से इनके और नीतीश के प्रभाव की वजह से कई लोग इसमें से छटक गए। फिर आपने देखा कि संगठन में बड़ी टूट करने को लेकर भी एक बड़ा दावा इन्होंने किया, नीतीश की उपयोगिता बिहार में समाप्त करने की बात की, लेकिन ये कर नहीं पाए। उपेंद्र कुशवाहा रातों रात आए और उन्होंने प्रभाव कर दिया। और अब तो भाजपा ने अपने ही एक समाज के नेता को उठाकर अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो उपयोगिता ऐसे भी इनकी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये सारी गलतियां तो अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ी गलती इन्होंने उनके साथ कर दिया जो लोग इनके साथ जदयू से छोड़ कर आए थे, जो इस इंतजार में थे कि उनका नेता उनको छोड़ेगा नहीं, उनको साथ लेकर चलेगा, उन्हें दिल्ली में ज्वाइन कराएंगे। बताइए, अगर आज
सुहेली मेहता ज्वाइन करती हैं पटना में भाजपा, तो क्या इनके सारे लोग पटना में कम से कम जो कार्यकर्ता उस लेवल के थे, अमित सिंह हो और भी लोगों, ये लोग ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्या? दिल्ली जब ये पहुंचे तो जो व्यक्ति इनके सारे कार्यक्रमों में संसाधन अपने लगा रहा था, क्या वो व्यक्ति वहां नहीं हो सकता था? क्या और लोगों को वहां जगह नहीं मिल सकती थी? इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ ये घूमते रहे जदयू के, और जब ये ज्वाइन करने गए तो एकदम अकेले बैठ के वहां ज्वाइन करते हैं। क्या इनके साथ कन्हैया सिंह और भी लोग इनके साथ नहीं हो सकते थे? निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने या तो इन लोगों को झटका दे दिया है, धोखा दे दिया है, या इन लोगों ने ये समझ लिया है कि आरसीपी सिंह के साथ जाने का मतलब अपनी राजनीति समाप्त करना है। क्योंकि जब खुद ही ये नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं भाजपा से, तो हमारे लिए क्या कर पाएंगे? और वैसे भी बड़ा ही एक बड़ा समय बीता बीच में, 1-2 महीने का, जिसमें फैसला लेने की क्षमता लगभग खो चुके थे आरसीपी सिंह। समझ में नहीं आ रहा था। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि सवाल होगा जी, मैं थोड़ा सेव करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था जब पहली बार खबर की, तो देखना दिलचस्प होगा कि जब आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन करते तो वहाँ कौन नेता मौजूद होता है। निश्चित तौर तो लगता है कि वहाँ चलिए मोदी जी नहीं हो, अमित शाह होते, जेपी नड्डा होते, वहाँ धर्मेंद्र प्रधान का होना क्या बताता है कि आपका राजनीतिक तो वैसा नहीं है? देखिए एक बात जान लीजिए, यहाँ पे अभी दिल्ली जाने का और दिल्ली से पटना आने का फ्लाइट का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 20-25 हज़ार का टिकट तक मिल रहा है। और अब मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि 3-4 लोगों ने टिकट कटा रखा था कि नेता जाएंगे तो मैं भी साथ जाऊंगा, और नेता सबको छोड़कर चले गए। तो ये तो जान लीजिए अंदर की बात है, और ये बात साबित करती है कि धोखा किसने किसको दिया। बात आपने धर्मेंद्र प्रधान वाली की बहुत अच्छी बात आपने कह दी। इस चर्चा में वही एक मिस कर रहा था। धर्मेंद्र प्रधान वही व्यक्ति हैं जिनको नीतीश बार बार बुलाकर कह रहे थे कि संभाल लीजिए अभी भी एनडीए को, वरना मैं कभी भी फरार हो सकता हूँ, मैं कभी भी सरकार गिरा सकता हूँ। और ये जानते हुए ये बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचने के बावजूद नीतीश को रोकने में भाजपा असफल रही। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहा होगा नीतीश कुमार ने? आरसीपी सिंह को लेकर जो खेल करने वाली थी भाजपा, क्या वो खेल नहीं पकड़ पाए थे क्या नीतीश कुमार? पकड़ लिया था उन्होंने। और आरसीपी सिंह उस समय चूंकि प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान ही, और जिसमें ये गठबंधन 2017 में बना था, और धर्मेंद्र प्रधान, आरसीपी सिंह और कहीं ना कहीं सुशील मोदी का एक मिश्रित प्रयास था, जिसकी वजह से संभव हो पाया था। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो प्रतिफल निकला, आपने कहा सरकार आज तक चली। लेकिन 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ जो चीज़ें गईं, चाहे चिराग पासवान हो, भाजपा का रवैया हो, या आरसीपी सिंह का पर्दे के पीछे खेल करना, ये सब नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। और भाजपा ने जब चिराग पासवान, जो कि इतना कुछ भाजपा के लिए किया, जिन्होंने चुनाव में भाजपा को इतना मजबूत और नीतीश को कमजोर किया, उसको तो कुछ दिया ही नहीं जब भाजपा ने अभी तक स्पष्ट रास्ता तक नहीं दिखाया है। तो आपको लगता है आरसीपी सिंह को जो मिल गया ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल गया? इतना भी बहुत है उनके लिए। यहाँ से भी रास्ते अगर खुलते हैं, या नालंदा वाली बात जो उन्होंने इंटरव्यू में खुद कही कि वो नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ से उनके लिए तो रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन जो साथ में आए, अरे दूल्हा तो चला गया, मंडप पर बैठ गया, बाराती बाहर रोडे पर आ जाएंगे कि बारातियों को भी इज्जत, मैंने स्वागत पान पराग से होना चाहिए कम से कम। कुछ नहीं हुआ। निश्चित तौर पर ये इनके राजनीतिक कद को और छोटा करेगा। आगे चल के हो सकता है कि इनमें से कई लोग विभिन्न दलों में जाए या इंडिविजुअली ज्वाइन करें, जैसा कि अजय आलोक ने ज्वाइन करके चैलेंज कर दिया एक तरह से। अजय आलोक भी तो गए थे आपके पास कि आप नेता हैं, चलिए फैसला लीजिए, आप नहीं ले पाए, वो छोड़ के चले गए। इनके पास भी ऑप्शन था। ये लोग जो आज खड़े हैं बिहार में, जो इस इंतजार में थे कि उनके नेता उनको साथ लेके चलेंगे, वो भी तो जा सकते थे अलग अलग पार्टियों में। जो सुहेली में जा सकती है तो भी लोग भी जा सकते हैं, ये तो बड़े चेहरे हैं, लेकिन नहीं गए तो आज उसका फल क्या मिला। अब निश्चित तौर पे इस पे तो हम और उधेड़-बुन करेंगे, हम उन लोगों को ही बुलाएंगे, हम जानना चाहेंगे अमित सिंह से, कन्हैया सिंह से कि क्या गलती रह गई आपकी श्रद्धा में। आपने कल ही इंटरव्यू में मेरे कहा था, खासतौर पर कन्हैया सिंह ने तो कहा दिया था कि भगवान बदला नहीं जाता है बार बार, इष्ट देव एक ही होता है। मैं आरसीपी से प्रभावित हो मान चुका हूँ तो मान चुका। देखिए तो फिर क्या हुआ। अब आप ही स्पष्ट कीजिए, कन्हैया सिंह स्पष्ट करस, अमित सिंह स्पष्ट करस कि आपने तो भगवान मान लिया, भगवान ही आपको छोड़ के चले गए। जवाब तो देना पड़ेगा ना।
चलिए, आज का पंचनामा था जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आरसीपी सिंह का सबसे पहले कि अमित शाह और नड्डा का वहाँ मौजूद नहीं होना, और दूसरा उनका खुद का वहाँ अकेले जाना, उनके साथ जो नेता लंबे वक्त से खड़े रहे उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहे, ताकि उनको लग रहा था कि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ बड़े स्तर पर नेगोशिएशन करेंगे जहाँ उनकी भी संभावनाएं रहेंगी। लेकिन आरसीपी सिंह के चेहरे का एक्सप्रेशन भी बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आनंद फानन में ये फैसला लिया गया और अंततः उन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन कर लिया है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।